स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हम उन चेंजेस को कहते हैं जो कि एक जाइगोट को कन्वर्ट कर देते हैं एक एडल्ट बॉडी में, एक कंप्लीट बॉडी में। तो उन चेंजेस को हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एंड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टिल एडल्ट फॉर्म इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ह्यूमन में जेस्टेशन का पीरियड होता है अप्रॉक्सीमेटली 36 या 38 या 40 वीक्स का। तो फर्स्ट वीक से लेकर 8 वीक्स की ड्यूरेशन तक हम उस डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं एम्ब्रियो। और फिर यानी 9th वीक से लेकर ऑनवर्ड जितनी ड्यूरेशन भी वो डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म अपनी मदर की बॉडी के अंदर गुजारता है, तब हम उसको बोलते हैं फीटस। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में पहला स्टेप होता है गेमीटोजेनेसिस का, यानी कि गेमीट्स की फॉर्मेशन होती है। मेल की बॉडी में स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है और फीमेल की बॉडी में oogenesis का प्रोसेस होता है। तो जब गेमीट्स बन जाते हैं तो वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाती है। ह्यूमंस के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, मतलब कि एग को फीमेल की बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइज किया जाता है और फिर जितनी भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो मदर की बॉडी ही में हो रही होती है। तो फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में बनता है जाइगोट, जो कि एक सिंगल सेल होता है विद डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इस जाइगोट में फिर डिवीजन होती है, तो हम कहते हैं कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है विद द डिवीजन ऑफ दिस जाइगोट। जाइगोट की डिविजन्स को हम कहते हैं क्लीवेज डिविजन्स। ये माइटोटिक डिविजन्स की तरह ही डिविजन्स हैं, बट ये इस सेंस में माइटोटिक डिवीजन से डिफरेंट होती है, क्योंकि माइटोसिस में जब सेल्स एक दफ़ा डिवाइड कर लेते हैं तो फिर वो एक ग्रोथ का फेज गुजारते हैं और उसके बाद अपनी नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लीवेज डिवीजन में कोई भी ग्रोथ का फेज नहीं होता है, सेल्स ग्रो नहीं करते हैं, बल्कि जब वो एक दफ़ा डिवाइड कर लेते हैं तो विदाउट परफॉर्मिंग द ग्रोथ फेज वो डायरेक्ट अपनी नेक्स्ट फेज में इंटर हो जाते हैं। तो क्लीवेज रैपिड माइटोटिक डिविजन्स को कहा जाता है, बट विद वेरी लिटिल और विद नो ग्रोथ फेज। तो सेल का नंबर तो इंक्रीज होता जाता है, बट सेल का साइज डिक्रीज होता है, क्योंकि सेल्स ग्रो नहीं कर रहे होते हैं। इसलिए इस किस्म की माइटोटिक डिवीजन जिसमें ग्रोथ का फेज ना हो उसको हम बोलते हैं क्लीवेज डिविजन्स। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एग्स ऑन द बेसिस ऑफ यॉक। तो यॉक की क्वांटिटी के बेसिस पर हमने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के एग्स को डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई किया होता है। यॉक हम उस येलोविश पोर्शन को कहते हैं एग के अंदर, जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स के एग्स को हम बोलते हैं मैक्रोलेसिटल एग्स। मैक्रो मीन ज़्यादा, लेसिटल मीन यॉक। वो ऑर्गेनिज्म जिनकी डेवलपमेंट मदर की बॉडी के अंदर नहीं, बल्कि उनकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मदर की बॉडी से बाहर एग में हो रही होती है, तो ऐसे एग्स में बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में यॉक मौजूद होता है, ताकि वो उस ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंटल स्टेजेस को सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। तो वो एग्स जिसमें बहुत लार्ज अमाउंट में यॉक मौजूद होता है उसको हम बोलते हैं मैक्रोलेसिटल एग्स। जिस तरीके से बर्ड्स हैं या रेप्टाइल्स हैं, तो उनमें एग के अंदर ज़्यादा अमाउंट में यॉक होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स के एग्स को हम बोलते हैं मीजोलेसिटल एग्स। उनमें मैक्रोलेसिटल एग्स जितना ज़्यादा अमाउंट में यॉक भी मौजूद नहीं होता है, और ना जितना मैक्रोलेसिटल एग्स के पास कम है उतना यॉक इसके पास मौजूद है, बल्कि इतना यॉक मौजूद है जो कि उस ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंटल स्टेजेस को, कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस को तो सपोर्ट कर सकता है, लेकिन रिमेनिंग डेवलपमेंटल स्टेजेस को सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो ख़त्म हो जाता है। और फिर उस ऑर्गेनिज्म की लार्वल कंडीशन में उस एग से हैचिंग हो जाती है। फिर वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी लार्वल स्टेजेस है उसको गुजारेगा, तभी वो एडल्ट में कन्वर्ट हो सकेगा। तो इस किस्म के एग को हम कहते हैं मीजोलेसिटल एग, और जो फ्रॉग का एग है वो एक मीजोलेसिटल एग है, क्योंकि फ्रॉग में लार्वल कंडीशंस मौजूद होती हैं, क्योंकि एक डेवलपमेंटल स्टेजेस, कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस पर पहुंच के उसके एम्ब्रियो के पास, उसके डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म के पास यॉक ख़त्म हो जाता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स के एग्स को हम बोलते हैं माइक्रोलेसिटल एग। वो ऑर्गेनिज्म जिसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मदर की बॉडी के अंदर ही परफॉर्म हो रही होती है और मदर ही रिस्पॉन्सिबल होती है उस एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के एग में यॉक की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा कम या बहुत निग्लेजिबल अमाउंट में यॉक मौजूद होता है। तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोलेसिटल एग्स। जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग का एग है तो वो एक माइक्रोलेसिटल एग है, क्योंकि मदर रिस्पॉन्सिबल होती है नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो।
अब हम पढ़ते हैं कि जो एग ओव्यूलेट होकर ओवरी से बाहर आता है फीमेल की बॉडी से, तो वो सेकेंडरी oocyte की कंडीशन में होता है, क्योंकि वो अपने सेकेंड मेयोटिक डिवीजन में तो इंटर हुआ होता है, लेकिन वो मेटाफेज 2 में अरेस्टेड फॉर्म में होता है। तो जब ये ओवरी से ओव्यूलेट होकर बाहर निकलता है तो ये अपने कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स को लेकर बाहर निकलता है। कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स यानी कि जो फोलिकुलर सेल्स के लेयर्स हैं उनको वो ओवरी में छोड़ देता है, और फिर वो लेयर्स अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जिन प्रोटेक्टिव लेयर्स को लेकर ये ओवरी से बाहर ओव्यूलेट होता है, अब हम उनको पढ़ते हैं। एक तो इस सेकेंडरी oocyte की अपनी एक सेल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द oocyte। फिर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ये जो ग्रीन से मैंने यहाँ पे लाइन शो की हुई है, इसको हम कहते हैं जोना पेल्यूसिडा, और ये जोना पेल्यूसिडा थिक लेयर होती है और ये ग्लाइकोप्रोटीनिशियस लेयर होती है। फिर इस जोना पेल्यूसिडा के बाहर ये जो पिंक से मैंने यहाँ पे शो किए हुए हैं कुछ लेयर्स में सेल्स अरेंज हुए हैं, इनको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। फ्यू लेयर्ड फोलिकुलर सेल्स है ये अराउंड द जोना पेल्यूसिडा। तो जोना पेल्यूसिडा एंड कोरोना रेडिएटा की लेयर उस सेकेंडरी oocyte को सराउंड कर रही होती है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए, और ये सेकेंडरी oocyte ओव्यूलेट होकर ओवरी से बाहर आ जाता है यानी कि ओविडक्ट में आ जाता है। अब हम उन स्टेप्स को पढ़ते हैं जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान में हो रहे होते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्लीवेज को, मोरूला एंड ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन को। ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सबसे पहले जाइगोट बनता है, देन मोरूला, देन ब्लास्टूला, देन गेस्टूला, फिर न्यूरूला एंड फिर हम उसको बोलते हैं फीटस। और जो जाइगोट में डिविजन्स होती हैं उसको हम कहते हैं क्लीवेज डिविजन्स, और जो सेल्स बनते हैं उनको हम कहते हैं ब्लास्टोमेयर्स। तो हम बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जब सेकेंडरी oocyte ओव्यूलेट होकर ओविडक्ट में आ जाता है तो इसके बाहर ये लेयर है कोरोना रेडिएटा की, और ये जो ग्रीन सी लेयर है इसको हम बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। तो जब ये इस एम्प्यूला पोर्शन में आता है तो अगर स्पम्स नहीं है तो ये 12 से लेकर 24 आवर्स तक स्पम्स का वेट करेगी यहाँ पर एम्प्यूला पोर्शन में। अगर स्पम्स हैं तो ये स्पम्स इस एग को अप्रोच करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन इसके बाहर तो लेयर्स मौजूद हैं। तो ये स्पम्स क्या करेंगे कि पहले कोरोना रेडिएटा में जो फोलिकुलर सेल्स अरेंज हुए हैं तो उन सेल्स के दरम्यान में जो जंक्शन है उसको क्रॉस करके ये जोना पेल्यूसिडा की तरफ आएंगे। जोना पेल्यूसिडा की लेयर एक थिक लेयर है, तो अब ये स्पर्म अपने एक्रोसोमल एंजाइम्स को इस जोना पेल्यूसिडा के ऊपर रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे। तो जोना पेल्यूसिडा में एक होल क्रिएट हो जाएगा, तो ये स्पर्म उस होल के अंदर पेनेट्रेट कर जाएगा। फिर आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द oocyte, तो वहाँ पर भी अपने एक्रोसोमल एंजाइम्स की वजह से एक होल क्रिएट कर देगा और अपना न्यूक्लियस सेकेंडरी oocyte के पास भिजवा देगा। जैसे ही सेकेंडरी oocyte के पास स्पर्म का न्यूक्लियस आता है तो इस जोना पेल्यूसिडा में चेंजेस आ जाती हैं। ये पहले से भी सख्त होती है, लेकिन जैसे ही स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर इंटर होता है तो ये इतनी ज़्यादा सख्त हो जाती है कि इस लेयर के ऊपर फिर मज़ीद स्पर्म्स के एक्रोसोमल एंजाइम का असर नहीं होता है। तो जोना पेल्यूसिडा की लेयर इंपॉर्टेंट लेयर होती है। एक फंक्शन अभी हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि जस्ट एक ही स्पर्म को अलाउ करती है, मज़ीद स्पर्म्स को ये नहीं अलाउ करती है कि वो उस सेकेंडरी oocyte तक अपने न्यूक्लियाई को भिजवा सकें। तो इस तरीके से एक स्पर्म ही फ्यूज़ हो जाता है विद द सेकेंडरी oocyte, वो अपना न्यूक्लियस अंदर भिजवा देता है। तो जब ये आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं इनके न्यूक्लिया यानी स्पर्म और सेकेंडरी oocyte के न्यूक्लिया आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो उसके रिजल्ट में बनता है जाइगोट विद द डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो फर्टिलाइजेशन के बाद इसकी कोरोना रेडिएटा की लेयर रिमूव हो जाती है, बट स्टिल इसके पास जोना पेल्यूसिडा की लेयर मौजूद है इस जाइगोट के पास। अब इस जाइगोट में माइटोटिक डिविजन्स होंगी जिसको हम बोलेंगे क्लीवेज, और ये इस ओविडक्ट से ट्रैवल करके आएगा यूट्रस में ताकि यूट्रस में ये इम्प्लांट हो सके। तो जाइगोट में जो डिविजन्स होती हैं तो इसकी फर्स्ट डिवीजन स्टार्ट होती है 36 आवर्स के बाद, ये 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद ये 2 सेल्स कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू 4 सेल्स, इस तरीके से 8 सेल्स, इस तरीके से 16, और इसके बाद 32 और नंबर इंक्रीज होता जाता है। तो इन सेल्स को हम बोलते हैं ब्लास्टोमेयर्स। सेल का नंबर तो इंक्रीज होता जाता है लेकिन जो सेल का साइज है वो नहीं इंक्रीज हो रहा है।
आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो बॉल है उसका साइज नहीं इंक्रीज हो रहा होता है, उसके अंदर जो सेल का नंबर है तो वो इंक्रीज होता है। तो अब जब ये 8 सेल स्टेज पर पहुंच जाएगा या 16 सेल स्टेज पर पहुंच जाएगा या 32 सेल स्टेज पर पहुंच जाएगा, तब हम इस एम्ब्रियो को नाम देंगे मोरूला का। मोरूला सॉलिड मास ऑफ सेल्स हैं 8, 16 या इससे ज़्यादा सेल स्टेज में एम्ब्रियो को कहा जाता है मोरूला। मोरूला का टर्म मलबरी से डिराइव हुआ है, क्योंकि इसकी शेप मलबरी जैसी होती है, शहतूत की तरह होती है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं मोरूला। ये मोरूला फर्टिलाइजेशन के बाद डे 3 या डे 4 पर पहुंचता है यूट्रस में। और जब ये मोरूला पहुंचता है यूट्रस में तो डायरेक्ट नहीं इम्प्लांट हो जाएगा एंडोमेट्रियम लाइनिंग के साथ, बल्कि ये इस यूट्रस पे कुछ डेज के लिए फ्री फ्लोटिंग कंडीशन में होगा। तकरीबन 3 डेज के लिए ये फ्री फ्लोटिंग कंडीशन में होता है यूट्रस में। और इस दौरान में यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग अपनी सिक्रेटरी फेज में होती है, क्योंकि ये पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज है। अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग अपनी न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस को इस यूट्रस की बॉडी में रिलीज कर रहे होते हैं। तो जब ये मोरूला पहुंचता है इस यूट्रस में डे 3 पर या डे 4 पर, तो ये 100 सेल स्टेज में होता है। तो यूट्रस में इस मोरूला में पहला काम ये हो जाएगा कि इसमें कॉम्पैक्शन हो जाएगी। कॉम्पैक्शन हम किसको कहते हैं? इससे पहले सेल्स लूजली अरेंज होते हैं, लेकिन जैसे ही मोरूला आता है यूट्रस में तो इसके सेल्स एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली अरेंज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉम्पैक्शन। अब नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि सेल्स अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, रीअरेंजमेंट हो जाती है सेल्स की। कुछ आउटर साइड्स पे अरेंज हो जाते हैं और वो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं माइक्रोमेयर्स। और कुछ इनर साइड्स पे अरेंज हो जाते हैं और उनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है और उसको हम बोलते हैं मैक्रोमेयर्स। तो पहले कॉम्पैक्शन हो गई, फिर सेलुलर रीअरेंजमेंट हो गई। तो यहाँ पे हम इसको पढ़ भी लेते हैं। कॉम्पैक्शन में नेबरिंग सेल्स बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। सेल्स की रीअरेंजमेंट हो जाती हैं इनटू आउटर माइक्रोमेयर्स एंड इनर मैक्रोमेयर्स। तो अब ये मोरूला फ्री फ्लोटिंग कंडीशन में है, ये यूट्रस में इधर उधर फिर रहा है और न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस को एब्सॉर्ब कर रहा है। जोना पेल्यूसिडा की लेयर स्टिल इसके पास मौजूद है। जोना पेल्यूसिडा की लेयर अभी हटी नहीं है, रिमूव नहीं हुई है। तो ये जो बॉल है ये जब यूट्रस में फ्री फ्लोटिंग कंडीशन में होता है तो अपने लिए न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब कर रहा होता है। तो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर जा रहे होते हैं इस बॉल में, जिसकी वजह से सेल बहुत रैपिडली डिवाइड कर रहे होते हैं। तो अब सेल्स में दोबारा रीअरेंजमेंट हो जाएगी। जब ये सेल्स डिवाइड कर रहे होते हैं तो एक सिंगल लेयर में सेल्स आउटर लेयर में अरेंज हो जाएंगे और कुछ सेल्स एक साइड पर हम अरेंज हो जाएंगे, इस बॉल के अंदर, इस सिंगल लेयर के अंदर अरेंज हो जाएंगे। तो अब हम इन सेल्स को डिफरेंट डिफरेंट नाम दे देंगे, क्योंकि अब सेलुलर डिफ्रेंसिएशन हो चुकी है। सेलुलर डिफ्रेंसिएशन का मतलब ये है कि सेल को अपना पर्टिकुलर काम दे दिया है। जो आउटर लेयर में अरेंज हुए हैं सेल्स, इनको हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल्स या आउटर सेल मास। और जो इनर साइड पर एक तरफ अरेंज हुए हैं इनको हम कहते हैं इनर सेल मास या हम इनको कहते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। तो जो ट्रोफोब्लास्ट है, जो सिंगल सेल में बाहर की तरफ अरेंज हुए एक सिंगल लेयर है, इसका काम सेपरेट है। और जो इनर साइड पे इनर सेल मास है, इनका काम सेपरेट होता है, इनको हम कहते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। तो इनके अंदर एक कैविटी भी अपेयर हो जाती है। इस कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोसील कैविटी। और ये ब्लास्टोसील कैविटी फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। ये वो वाला फ्लूइड है जो इसने एब्जॉर्ब किया हुआ है यूट्रस से। तो अब ये जो सेल्स इंक्रीज हो रहे थे नंबर में और जो बॉल का साइज इंक्रीज हो रहा था, तो इसके बाहर तो जोना पेल्यूसिटा की लेयर मौजूद है जो कि थिक लेयर है। तो अगर ये मौजूद होगी तो वो बॉल का साइज इंक्रीज नहीं हो सकेगा। तो ये क्या करता है, ये बॉल ये अपने लिए उस जोना पेल्यूसिटा की लेयर को हटा देता है, उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। और इस स्टेज में हम उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टूला। ब्लास्टूला हम कब उसको बोलते हैं, जब उसके अंदर एक कैविटी अपेयर हो जाए, यानी कि ब्लास्टोसील की कैविटी अपेयर हो जाए, तब हम उसको नाम देते हैं ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टूला। तो हमने बात कही कि ये जो बॉल है ये इसके साइज के बढ़ने में जोना पेल्यूसिटा की जो लेयर है वो रुकावट बन रही थी, तो इसने अपने लिए वो लेयर रप्चर कर दी और ये जो ब्लास्टूला है ये इस लेयर से बाहर निकल आता है। तो इसको हम कहते हैं हैचिंग ऑफ ब्लास्टूला।
तो इसको हम पढ़ भी लेते हैं कि जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है या ब्लास्टुला स्टेज है उसमें क्या होता है। सेल्स यानी कि जो मॉडुला है वो डे 3 पर आता है यूट्रस में, डे 3 या डे 4 पर आता है यूट्रस में, और उसमें ये कॉम्पैक्शन वगैरह का प्रोसेस हो गया था, सेलुलर रीअरेंजमेंट हो गई थी, माइक्रो एंड मैक्रोमेयर्स में अरेंजमेंट हो गई थी। तो उस दौरान में वो फ्री फ्लोटिंग कंडीशन में था यूट्रस में, वो अपने लिए न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहा था क्योंकि प्रोजेस्टेरोन के अंडर कंट्रोल एंडोमेट्रियम सेक्रेटरी फेज में था। तो इस दौरान में सेल्स का जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है क्योंकि वो अपने लिए न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, और जो बॉल का साइज है तो वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जोना पेल्यूसिडा की जो प्रोटेक्टिव लेयर है तो उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं हैचिंग ऑफ ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला हम उसको उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को किस कंडीशन में कहते हैं, जब उसके अंदर कैविटी अपेयर हो जाए, यानी कि ब्लास्टोसील की कैविटी अपेयर हो जाए, तब हम उसको ब्लास्टुला कहते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो जोना पेल्यूसिडा की लेयर है, एक तो इम्पॉर्टेंट काम इसका ये था कि इसने मजीद स्पर्म की जो अंदर को एंट्री है उसको प्रिवेंट किया था, और दूसरा इम्पॉर्टेंट काम इसका ये है कि जब जोना पेल्यूसिडा की लेयर हट जाती है तो जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं जो एक सिंगल लेयर में आउटर साइड पे अरेंज हुए होते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्टिकी बन जाते हैं और डायरेक्ट अटैच हो जाते हैं एंडोमेट्रियम के साथ। तो इस जोना पेल्यूसिडा की लेयर को इस यूट्रस ही में हटना चाहिए ताकि यूट्रस ही में वो ब्लास्टुला वो एंडोमेट्रियम के साथ लिंक हो सके, अटैच हो सके। लेकिन अगर किसी रीज़न की वजह से ये यूट्रस के अलावा कहीं और पोर्शन में, किसी और पोर्शन में, ज़्यादातर ओविडक्ट में अगर ये रप्चर हो जाए डिफरेंट रीजंस की वजह से, तो वहीं पर एम्ब्रियो जाके इम्प्लांट हो जाएगा, यानी कि ओविडक्ट ही में इम्प्लांट हो जाएगा। अब जो ओविडक्ट की लाइनिंग है वो तो एंडोमेट्रियम की तरह नहीं है, मतलब एंडोमेट्रियम की तरह वो प्लासेंटा नहीं बना सकती, वो एम्ब्रियो को नरिशमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकती। तो जब वो एम्ब्रियो अटैच तो हो जाता है, लेकिन जब वो बढ़ रहा होता है तो उस दौरान में उस ट्यूब के रप्चर होने का चांस होता है। तो इस किस्म की प्रेगनेंसी को, जिसमें डेवलपमेंट एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम के अलावा यानी कि यूट्रस के अलावा कहीं और पे जाकर इम्प्लांट हो जाए, ज़्यादातर वो ओविडक्ट में इम्प्लांट हो जाता है, तो इस किस्म की प्रेगनेंसी को हम कहते हैं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। और एक्टॉपिक प्रेगनेंसी बहुत ख़तरनाक होती है क्योंकि ये ट्यूब की रप्चरिंग कर सकता है, तो फिर उस एम्ब्रियो को हटाना पड़ता है। तो ये हमने जोना पेल्यूसिडा का इम्पॉर्टेंट काम देख लिया कि इसको जस्ट इस यूट्रस ही में रप्चर होना चाहिए ताकि ये यहीं पर ही जो ब्लास्टुला है उसको अटैच करवा सके एंडोमेट्रियम लाइनिंग के साथ। तो ये हमने पढ़ा मोडुला के बारे में एंड जो ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन है उसके बारे में। हम थोड़ा सा इसको रिपीट भी कर लेते हैं। हमने कहा कि जो जाइगोट है वो 36 आवर्स के बाद अपनी डिवीजन को स्टार्ट कर लेता है, 2 सेल फिर 4 सेल, फिर इस तरीके से सेल्स का नंबर बढ़ता जाता है। जब 8 सेल्स या 16 या 32 या इससे ज़्यादा सेल स्टेज पर पहुंचता है तो उस एम्ब्रियो को हम कहते हैं मोरुला। और मोरुला की जो शेप है तो वो मलबरी जैसी होती है, शहतूत की तरह होती है, और सेल्स इसमें लूजली अरेंज होते हैं। जोना पेल्यूसिडा की लेयर इसके इर्द गिर्द मौजूद होती है जब ये ओविडक्ट से गुजरता है और जब ये यूट्रस में इंटर होता है। यूट्रस में ये डे 3 पर आता है, डे 3 या डे 4 पर, और ये जो डेज की काउंटिंग है ये हम विद रिस्पेक्ट टू फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन को हम डे 1 कंसिडर कर रहे होते हैं। फिर जब ये यूट्रस में आ जाता है तो यूट्रस उस टाइम में सेक्रेटरी फेज में होता है, तो ये मोरुला या ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है ये डायरेक्ट इम्प्लांट नहीं होगा बल्कि 3 डेज तक ये फ्री फ्लोटिंग कंडीशन में होगा और न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करता रहता है। पहले इसमें कॉम्पैक्शन का प्रोसेस हो जाता है, सेल्स अपने आप को बहुत ज़्यादा टाइटली पैक कर लेते हैं, उससे पहले सेल्स लूजली अरेंज हुए होते हैं। फिर कॉम्पैक्शन के बाद इसमें सेलुलर रीअरेंजमेंट हो जाती है, अंदर की तरफ मैक्रोमेयर्स अटैच हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, और बाहर की तरफ माइक्रोमेयर्स, उनका साइज छोटा होता है। फिर सेल्स में अगेन रीअरेंजमेंट का प्रोसेस भी होगा और सेलुलर डिफ्रेंशिएशन का भी प्रोसेस होगा। डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको कहा कि जब सेल को एक खास काम दे दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। इससे पहले डिफ्रेंशिएशन नहीं हुई थी। अब ये जो माइक्रो एंड मैक्रोमेयर्स हैं ये अपने आप को दोबारा से रीअरेंज करेंगे, एक सिंगल लेयर में आउटर सेल्स अरेंज हो जाएंगे जो थोड़े से फ्लैट होंगे और उसको हम बोलेंगे आउटर सेल मास या हम उसको बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट। और इन साइड पर इनर की तरफ एक साइड पे सेल्स अरेंज हो जाएंगे और उसको हम बोलेंगे इनर सेल मास या हम उसको बोलेंगे एम्ब्रियोब्लास्ट।
और इन दोनों का काम एक दूसरे से डिफरेंट होता है क्योंकि सेलुलर डिफ्रेंसिएशन हो जाती है। और इस स्टेज में उस एम्ब्रियो के अंदर एक कैविटी भी अपीयर हो जाती है जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोसील, और हम इस कैविटी में फ्लूइड भरा हुआ होता है और इस स्टेज में हम उस एम्ब्रियो को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टूला, और इस स्टेज को हम ब्लास्टोसिस्ट स्टेज कहते हैं या हम उसको ब्लास्टूला स्टेज कहते हैं। और जोना पेल्यूसिटा की लेयर हट जाती है तो जोना पेल्यूसिटा की जो रीजनरेशन है वो यहीं यानी कि यूट्रस में ही होनी चाहिए। अगर कहीं और पर हो गई यानी कि ओविडक्ट में हो गई तो ये खतरनाक होती है क्योंकि इसको हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ट्रोफोब्लास्टिक के सेल्स बहुत ज़्यादा स्टिकी होते हैं, तो जैसे ही जोना पेल्यूसिटा की डीजनरेशन होती है तो ये आकर एंडोमेट्रियम लाइनिंग के साथ अटैच हो जाता है और फिर अपने लिए उस लेयर से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता रहता है। तो अगर ये ओविडक्ट में जाके इम्प्लांट हो गया तो वो तो खतरनाक इसलिए भी है कि उस एम्ब्रियो को ये उस लिहाज से नरिशमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकता, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी डेंजरस होती है। जो मोरुला है वो आता है यूट्रस में डे 3 पर और फिर 3 या 4 डेज के लिए वो इस यूट्रस में फ्री फ्लोटिंग कंडीशन में होता है। पहले उसमें कॉम्पैक्शन का प्रोसेस होता है, फिर माइक्रो एंड मैक्रोमेयर्स में सेलुलर अरेंजमेंट होती है, फिर ट्रोफोब्लास्ट एंड एम्ब्रियोब्लास्ट में सेल्स अरेंज हो जाते हैं, जोना पेल्यूसिटा की लेयर हट जाती है और एम्ब्रियो यानी कि जो हम उसको कहते हैं ब्लास्टूला, तो वो आकर अटैच हो जाता है विद द एंडोमेट्रियम लाइनिंग।